गुड मॉर्निंग। करें स्टार्ट। 2 चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर अपने। कौन से कौन से? कौन से कौन से? मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट और कौन सा हुआ? बेसिक। अभी नेक्स्ट चैप्टर, ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। चैप्टर का नाम क्या है? सिर्फ ओवरहेड्स है क्या? सिर्फ ओवरहेड्स है क्या? ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड। ओवरहेड की दो मेथड होती है कॉस्टिंग की। एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दूसरी होती है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो इसके बाद का चैप्टर है। दोनों चैप्टर ओवरहेड के ही है, दोनों चैप्टर ओवरहेड के ही है। लेकिन पहले अपन पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन वाला तरीका, बाद में पढ़ेंगे हम एक्टिविटी बेस्ड वाला तरीका, ठीक है? तो ओवरहेड के 2 चैप्टर है, अपने को दोनों चैप्टर पढ़ना है। पहले पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नाम से क्या पता चलता है? एब्जॉर्ब करना कुछ। तो ओवरहेड, ओवरहेड क्या होता है? सबसे पहले तो जो खर्चे अपने कोई भी चीज में डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। किस चीज से डायरेक्टली रिलेटेड चाहिए? प्रोडक्शन से। किस चीज से डायरेक्टली रिलेटेड चाहिए? प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। उसमें क्या क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल होगा, डायरेक्ट लेबर होगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको मिला के प्राइम कॉस्ट बनता है। उसके बाद जो बाकी सारे खर्चे होते हैं वो ओवरहेड्स के नाम से आते हैं, जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। राइट? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जनरली साथ में होते हैं उसमें से। अभी ये जो प्रकार के ओवरहेड्स बोले मैंने चार, वो चार ओवरहेड्स कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आया नहीं? नो, अभी तो बताया, अभी तो बताया मैंने। तो हाँ क्या बोल रहे हो? सो रहे हो या नहीं? तुमको चेक करा तो तुम सो रहे हो, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। सब जने चुप रहेंगे, दिव्या खाली आप बोलोगे गुड मॉर्निंग। थोड़ा और बढ़ाओ, एम्पलीफायर लगाओ आपके आवाज में। और किसका आवाज नहीं आ रहा था? बाकी तो सब जग रहे हैं क्या? जग रहे हैं क्या सब? गुड मॉर्निंग। अभी अब वापस पूछती हूँ, ओवरहेड एक्सपेंस कितने प्रकार के होते हैं? कौन से कौन से? कौन से प्रकार के होते हैं? अभी तो बताया भैया, 4 प्रकार के होते हैं। प्रोडक्शन होता है, एडमिन होता है, सेलिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कभी कभार सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन साथ में लिखा जाता है, ठीक है? अभी ओवरहेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं क्या? सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है क्या? यहाँ तक के सबको सब क्लियर है? अब ओवरहेड ना फिक्स्ड भी हो सकते हैं, ओवरहेड वेरिएबल भी हो सकते हैं। ओवरहेड्स फिक्स भी हो सकते हैं, ओवरहेड वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो अगर मैं बेस्ड ऑन वेरिएबिलिटी क्लासिफिकेशन करूं ओवरहेड्स का, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, ये जो क्लासिफिकेशन है उस पर आपको आगे डिटेल में पढ़ना है। फिक्स्ड ओवरहेड का वरायंस कैसे देखते हैं, वेरिएबल ओवरहेड का वरायंस कैसे देखते हैं, ये आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नाम के चैप्टर में आएगा। काय में आएगा? वहां पे अपन देखेंगे फिक्स्ड क्या है, वेरिएबल क्या है, ठीक है? अभी उसके अलावा, फिक्स्ड और वेरिएबल के अलावा ओवरहेड्स कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते। किसी ने भी गलती से बोल दिया कि ओवरहेड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ना ना ना, वहीं पे सुधार लेना वो व्यक्ति को। ओवरहेड खाली खाली इनडायरेक्ट, नो डायरेक्ट एक्सपेंस इज रिलेटेड एज ओवरहेड, ठीक है? अभी ओवरहेड क्यों बोलते हैं? कुछ खर्चे होते हैं जो अपन सीधे तरीके से बोल नहीं सकते कि भैया मेरे बिजनेस ऑपरेशन के लिए लगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं एम स्क्वायर का बिजनेस है, गेट लगाओ। अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं एम स्क्वायर का बिजनेस है।
अभी एम स्क्वायर ने एक कैंटीन ओपन किया, बोले बच्चे 6:30 बजे से आ जाते हैं, पेपर लिखते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उनको ब्रेकफास्ट अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए। अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए भैया, सामने बोला है आपको, तो सरक रहा नहीं था, तो उठ भी रहा था ना। जाओ जल्दी बीच में बैठो। कार्तिक रुक जाओ एक सेकंड। नंदिश सामने आओ एकदम। तो बेसिकली अपने लिए कैंटीन ओपन किया। अब कैंटीन जो ओपन किया है उससे क्या हो गया, बोले बच्चों की एफिशिएंसी बढ़ जाएंगी एंड ऑल्सो फैकल्टी की एफिशिएंसी बढ़ जाएंगी। क्यों? फैकल्टी भी 6:30 बजे आ रही है, बिना कुछ खाए पिए ही आ रही होंगी तुम्हारे जैसे, हाँ या नहीं? तो उनको भी ब्रेकफास्ट लगता है, तो बोले कैंटीन लगा देते हैं। बोले मैडम के घर से रोज टिफिन आता है, मैडम रोज टिफिन का खाते हैं, कैंटीन लगा देते हैं, मैडम को टिफिन लाने की झंझट नहीं। तो मैडम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कैसे क्या बढ़ जाएगी? मैडम को घर पे टिफिन बना के नहीं आना पड़ेगा, तो मैडम की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बोले हाँ या नहीं? समझ में आ रहा क्या? बेसिकली एक प्रकार का एडिशनल बेनिफिट दिया। क्यों? ताकि अपना बिजनेस ऑपरेशन में कोई ब्रेक ना आ सके, कोई तकलीफ ना हो सके। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है क्या? एम्प्लॉय को खुश रखना इज इक्वल टू अच्छे से एम्प्लॉय काम करेगा, राइट? इज इक्वल टू अच्छे से एम्प्लॉय काम करेगा। बट एम्प्लॉय को खुश रखना मैंडेटरी है क्या फॉर देयर बिजनेस? ना, नहीं भी रख सकते। एक प्यार प्यार से काम करवाता है, एक डांट फटकार के काम करवाता है, दोनों प्रकार के लोग हो सकते हैं, हाँ या नहीं? सुनते किसका ज्यादा है लोग? प्यार प्यार से काम करवाने वाला। फिर चाहे वो 10 घंटे की जगह पे 12 घंटे काम करवा रहा हो, और डांट डांट के करवाने वाला सिर्फ 8 घंटे भी करवा रहा हो, तो वो बुरा ही बनता है। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज, आप जो एडिशनल एक्सपेंस करते हो प्यार प्यार से काम करवाने के लिए, जो एडिशनल एक्सपेंसेस करते हो, वो एडिशनल एक्सपेंसेस डायरेक्टली बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है क्या? एम्प्लॉय को नींद ना आ जाए उसके लिए चाय की सर्विसेज प्रोवाइड करके रखिए कि भैया तुमको जब भी चाहिए वेंडिंग मशीन लगी हुई है, चाय कॉफी पी लेना। तो वो जो चाय कॉफी पी रहा है वो बिजनेस ऑपरेशन के लिए जरूरी है क्या? चाय कॉफी का खर्चा, अगर चाय कॉफी नहीं लगेंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगा क्या? नहीं बंद होगा। लेकिन चाय कॉफी लगने से बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति बिजनेस ऑपरेशन करने वाला है वो सोएगा नहीं, वो आधी नींद में नहीं रहेगा। उसको, अगर कोई सेल्समैन है, उसको अपन ने, समझो एक शॉप है आप लोगों का, उसमें सेल्समैन है, उसको सुबह से लेके शाम तक के अपन काम करवा रहे हैं, लेकिन एक बार भी चाय को भी नहीं पूछ रहे। वे व्यक्ति एक पॉइंट के बाद थोड़ा लेजी हो जाएगा, जोन आउट रहेगा। दोपहर में 3-4 बजे के आसपास का टाइम, ऑब्वियसली खाना खा के जोन आउट जोन, राइट? 3-4-5 बजे कोई कस्टमर आया, उसने 5,000 की चीज गलती से मुंह से 500 निकल गया, और 500 बिल करके उसने 500 रुपए रख भी लिए, चीज बेच दी। 5,000 की चीज 500 में बेच दी, अपना 4,500 रुपए का नुकसान। उसको एक चाय पिला देता था तो वो जगा हुआ रहता था, 4,500 रुपए अपने बच जाते थे एक चाय के कॉस्ट पे, हाँ या नहीं? तो अपना बिजनेस स्मूथली चलना, उसके लिए कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, अनिवार्य होते हैं खर्चे। जैसे बहुत से पुराने टाइम में कपड़ों के शोरूम, या फॉर दैट मैटर, हाँ, सारे प्रकार के कपड़ों के शोरूम में गद्दियां बिछाई हुई होती थी पहले। पहले के जमाने में कभी गए होंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट गद्दियों का होता था, उसके ऊपर चादर व्हाइट कलर की शीट बिछाई हुई रहती थी, पूरा एकदम नीट एंड टाइडी क्लीन एकदम। तो वो बंदे को वो गद्दी मेंटेन करना और वो चादर रोज की रोज धुलवा के बिछवाना, क्या बिजनेस ऑपरेशन का काम है क्या उसका? नहीं। उसको गद्दी नहीं भी लगाएगा तो वो बता सकता ना उसका सामान, बेच सकता है, कपड़े बता के बेच सकता है। लेकिन वो क्यों करता है? बोले मेरा माल खराब नहीं होना चाहिए। उनका इंटेंशन ये रहता है कि तुम अच्छे इस पे बैठो, उसका इंटेंशन ये नहीं है। उसका इंटेंशन ये है कि भैया तुम लोग जो माल देख रहे हो वो कहीं पे भी रख के खराब मत करो माल, माल को खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम स्वच्छ गद्दी पे अच्छे बेडशीट पे धुले पे रखो। ऐसा उसका इंटेंशन होता है, ताकि उसका जो माल है वो डैमेज ना हो या खराब ना हो। फर्ज करो तुम 15 अगस्त के लिए व्हाइट कलर की शर्ट लेने गए हो, और फिर उसने तुमको बताया, और गलती से जो स्टाफ था उसने धुले हुई बेडशीट की जगह पे गंदी बेडशीट लगा दी। वो व्हाइट शर्ट पे धब्बे लग सकते हैं, धूल मिट्टी बैठ सकती है, थोड़ा गंदगी हो सकती है। और अगर तुमने नहीं खरीदा, तुमने क्या बोला इस पे तो दाग लगा हुआ है, उसका तो नुकसान हो गया।
क्यों नुकसान हुआ? क्योंकि बेडशीट नहीं बदला था। समझा क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? डायरेक्टली उसके बिजनेस से रिलेटेड है क्या रोज बेडशीट बदलना? नहीं। सेम गोज विथ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में पेशेंट के बेड को क्लीन रखना और वहां की विसिनिटी क्लीन रखना उनके लिए मैंडेटरी है क्या? हाइजीनिक रखेंगे तो ज्यादा पेशेंट आएंगे, क्योंकि हाइजीनिक प्लेस है, कम बीमार पड़ते हैं, जल्दी ठीक हो सकते हैं इसलिए। बट ऐसा जरूरी नहीं है। तुम देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी लोग जाते हैं, ऐसा नहीं है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत हद तक अनहाइजीनिक है। जाते नहीं क्या लोग? ऐसा है क्या? मना करा हुआ है क्या कहीं पे? नहीं। बट वो जो ज्यादा अपीलिंग नहीं लगती है जगह। क्यों? हाइजीनिक नहीं है ना, अपीलिंग नहीं लगती। हॉस्पिटल जनरली अपन सोचते हैं हाइजीनिक ही होना चाहिए। अब नहीं हाइजीनिक। जैसे अगर अपन रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में अब अपने को पता है, कहीं पे अपन ने सुना हुआ है कि ये रेस्टोरेंट में किसी की तो भी डिश में कुछ तो भी निकला था, इंसेक्ट। तो तुम वो रेस्टोरेंट में जाके खाना पसंद करोगे क्या? कोई लेके गया तुमको, एम स्क्वायर की पार्टी हुई, तुम जाओ, जाने के बाद खाओगे क्या वहां पे? बोलोगे आज मेरा उपवास है, बोल दोगे ना ऐसा? क्यों? हाइजीन मैटर करता है, राइट? तो इसीलिए उन लोगों को भी हाइजीन रखना जरूरी है, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी बिजनेस वालों में। हॉस्पिटैलिटी में कौन कौन आ गया? सभी को ही आ गए। रेस्टोरेंट्स आ गए, होटल्स आ गए, ये सब आ गए। और हॉस्पिटल्स वगैरह को भी रखना मैंडेटरी है हेल्थ केयर सेंटर में। यानी सिर्फ हॉस्पिटल्स ही नहीं, जितने भी हेल्थ केयर सेंटर है, जो क्लिनिक्स होते हैं, वहां पे भी रखना मैंडेटरी होता है। क्लिनिक्स के अलावा जहाँ पे पैथोलॉजी लैब वगैरह होता है, वहां पे तो स्पेशली रखना जरूरी होता है। वहां पे तुम खून देने जाते हो पैथोलॉजी लैब में, अगर तुम्हारा खून वो आईवी ड्रिप से निकाल रहा है और वो उसने किसी और के लिए यूज करी है, कराओगे क्या तुम वहां पे टेस्ट? तुम पहले ही भाग जाओगे देख के, भैया आना ही नहीं हमको तुम्हारे पास, राइट? बोले पहली सुई से डर लगता है, ऊपर से ऐसी खराब सुई से तो पहले ज्यादा डर लगता। सो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज, जो एडिशनल खर्चे होते हैं वो बिजनेस के लिए ही होते हैं, बट डायरेक्टली बिजनेस उससे नहीं आता है। अभी वो आईवी ड्रिप क्लीन रखता है, उससे उसका क्या बिजनेस आता है क्या? न्यू आईवी ड्रिप हर बार यूज करता है, उससे बिजनेस आता है क्या? नहीं, उससे बिजनेस नहीं आता है। बट उससे डेफिनेटली एक गुडविल फैलती है कि भैया यहाँ पे हाइजीनिक तरीके से काम होता है, यहाँ पे हाइजीन मेंटेन होती है, तो गुडविल रखती है। कहीं पे बैडविल हो सकती है, अगर वो हाइजीन नहीं मेंटेन किया तो बैडविल बन जाएंगी। तो उसका बिजनेस अल्टीमेटली तो अफेक्ट करेगा, हाँ या नहीं? करेगा ही। तो वही चीज रहती है कि तुम कुछ जो खर्चा एडिशनली कर रहे हो, वो चाहे डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड ना हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए किया गया खर्चा है। तो किस प्रकार के हो सकते हैं? प्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी प्रोडक्शन के फ्लोर पे जो एम्प्लॉयज है उसको सुपरवाइज करने को कोई बंदा लगाया, बिना उसके सुपरविजन के क्या काम नहीं हो सकता था क्या एम्प्लॉयज का? एम्प्लॉयज तो कर ही रहे थे। पर वो सुपरवाइजर क्यों जरूरी था? क्योंकि एम्प्लॉयज आलसी थे, उनको सुपरवाइज करना जरूरी था। जैसे मेरे को तुम्हारा मिरर बुक देखना जरूरी है, क्वेश्चन किया कि नहीं किया देखना जरूरी है। क्यों? क्यों 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 देखना जरूरी है? क्या बता? कौन बोला क्या बता? क्योंकि स्टूडेंट्स आलसी है, इसलिए देखना जरूरी है। नहीं, नहीं, देखना नहीं जरूरी है। आलसी नहीं है? अच्छा, कौन कौन आलसी नहीं है ऑनेस्टली? ये कितने लेवल तक तुम खुद को झूठ बोल सकते हो, ये तुम देख लो, कि तुम खुद को भी झूठ बोल सकते हो। मुझे झूठ बोलने का नीड नहीं है, तुम खुद को झूठ बोल रहे हो। मुझे नीड है क्या? कोई एक दिन, जिस दिन बहुत टायर्ड हो गए, सारे लेक्चर्स तुम्हारे बहुत लेट तक चले, उस दिन तुम होमवर्क करने बैठते हो क्या? क्या बोलते हो, जाने दो आज कुछ तो बोल देंगे मैडम को, पहले ही मैडम को बोल देंगे? नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे? पनिशमेंट खा लेंगे? मैडम को याद ही नहीं दिलाएंगे, मैडम को यादिश नहीं आने को ना, नहीं तो पहले चिल्लाएंगे होमवर्क होमवर्क होमवर्क, ताकि मैडम को लगेगा हमारा तो हो गया। हाँ या नहीं? दोनों भी स्ट्रेटेजीज हो सकती है, हाँ या नहीं? करते हो ना ऐसी स्ट्रेटेजी भी? सब समझ में आता है बोला? सो अगेन, ऐसे ही लेबरर्स भी आलसी होते हैं। देखो, जिसको जो काम दिया गया है एक पॉइंट तक उसको वो काम करना अच्छा लगता है। मुझे भी आज क्लास में आना जान पे आ रहा था, तो मैं भी आलसी हूँ कहीं ना कहीं। सब जने हैं,
सब जने में आलस होती है कहीं ना कहीं। पढ़ा है अपन ने, क्या बोलते हैं उसको फिजिक्स की टर्म में, इनर्शिया। पढ़ा है ना इनर्शिया, 10th में ही पढ़ा होगा, उसके बाद तो साइंस में जाने की जरूरत नहीं। एक्सेप्शन है। जसं दिसतं तसं नसतं। उसके लिए मैं बस इतना ही बोल सकती हूँ, दूसरों के थाली में घी ज्यादा ही लगता। अदर साइड, यस। अगर हम लोग हमारे रियल लाइफ के जो मुखौटे हैं वो पहन के आए तो तुम लोग क्लास में बैठोगे नहीं। समझ में आया क्या? एक इंसान के कितने फेस होते हैं, तो तुम जब काम करना चालू करोगे जब तुमको समझ में आएंगे कि एक इंसान के कितने फेसेस हो सकते हैं। बट कीपिंग इट असाइड, अभी अपने को क्या देखना है? एम्प्लॉयज थे आलसी, इसलिए रखना पड़ा सुपरवाइजर उनका ध्यान रखने को। अभी सुपरवाइजर भी आलसी निकला तो उसको भी तो देखने को कोई लगेगा। एग्जैक्टली exactly, उसके ऊपर कोई ना कोई लगेगा जो कि ओवरऑल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ध्यान रखता होगा। और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो ध्यान रखता होगा वो बंदा आलसी रहा तो अरे भैया वो बंदा तो वैसे भी अकाउंटेबल रहेगा पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को लेके। सबसे लोएस्ट लेवल के एम्प्लॉय ने भी कुछ गलती करी तो भी उसको डांट फटकार पड़ेगी, सुपरवाइजर ने ध्यान नहीं दिया तो भी उसको डांट फटकार पड़ेगी, तो वो आदमी को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। वो बोलेगा मेरे गले पे तो लटकती तलवार है, कभी भी आके कोई भी तलवार लगा के चला जाएगा, मेरे को बचना जरूरी है। सो बेसिकली क्या होता है, हर बार कुछ एडिशनल ऐसे खर्चे किए जाते हैं। कोई एक गोडाउन है, गोडाउन में कुछ सामान नहीं पड़ा है, खाली भंगार पड़ा है, बंद हो गया है बिजनेस, पर वो गोडाउन के बाहर वॉचमैन है। बिजनेस से रिलेटेड है क्या वो वॉचमैन का खर्चा? पर वो वॉचमैन लगाना जरूरी है। बोले भंगार तक चोरी कर लेते हैं लोग, तो वॉचमैन तो लगाना जरूरी है, नहीं तो पता चला कल को हमारी प्रॉपर्टी भी हमारी नहीं रही, राइट? तो बेसिकली व्हाट आई मीन टू से इज कुछ खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली आपके बिजनेस के लिए नहीं होते हैं, उससे बिजनेस एनहांस नहीं होता है, एक्सपांड नहीं होता है। बट वैसे खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं, प्रोडक्शन से रिलेटेड लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं, इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने अभी बताया सुपरवाइजर, जैसे मैं एक और चीज बताने जा रही हूँ, कैफेटेरिया रखा है किस चीज के लिए? जो प्रोडक्शन स्टाफ है उसके लिए प्रोडक्शन फ्लोर पे एक छोटा सा कैफेटेरिया रखा है, पेंट्री रखी है, छोटा सा कैफेटेरिया, पेंट्री, पेंट्री रखी है। बोले वो लोग बेचारे लेबरर्स है, सुबह से आ जाते हैं, शिफ्ट दो शिफ्ट होती है जनरली लेबरर्स की, ये पता होगा तुम लोगों को, जनरली दो शिफ्ट में काम होता है लेबरर्स का। तो पहली शिफ्ट अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है सुबह 6-7 बजे अप्रोक्सीमेटली, तो बेचारे खा पी के आते होंगे क्या? यहाँ पे आके ही खाते होंगे। उनको यूनिफॉर्म्स मिलते हैं, आपको पता है वो लोग यूनिफॉर्म पहन के काम करते हैं, तो उनके यूनिफॉर्म के पैसे लगते होंगे, उनके जेब से लगते होंगे क्या? वो कभी यूनिफॉर्म खरीदने की कोशिश करेंगे क्या उनके जेब से लगेगा तो? अपने जेब से लगते हैं, अपन एम्प्लॉयर है अपने जेब से जाते हैं, पर अपन यूनिफॉर्म क्यों देना प्रेफर करते हैं फिर भी? देखो दो तीन चीजें होती है यूनिफॉर्म के पीछे। एक क्या है, हाइजीन, कौन कैसे आ रहा है, साफ सुथरे कपड़े मिल रहे सबको। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी, सब लोग एक सरीखा पहन के है, एक हाँ एक जगह को रिप्रेजेंट कर रहे, राइट? और तीसरा क्या होगा, शायद लेबर फैक्ट्री एक्ट या लेबर लॉ में कहीं पे लिखा हुआ होगा, ये मुझे जितना ब्रीफ नॉलेज है, थरो नॉलेज नहीं है उसको, ठीक है? तो वो वजह से अभी ये जो यूनिफॉर्म है उसका खर्चा अपने जेब से जा रहा है, उसकी वजह से प्रोडक्शन हो रहा है क्या? एक बंदा है उसका यूनिफॉर्म बन के ही नहीं आया, वो बिना यूनिफॉर्म के काम कर रहा है, तो वो क्या प्रोडक्शन नहीं कर रहा क्या? कर रहा ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यूनिफॉर्म का कोई प्रोडक्शन से लेना देना है क्या? एक घर में रहते हैं क्या दोनों सगे भाई है क्या? नहीं। देखो जब डायरेक्ट रिश्ता रहता है तो सगे भाई रहते हैं, जब दूर दूर भी कोई रिश्ता रहता है तो कजिन रहता है, जब कोई रिश्ता नहीं है तो भाई भाई नहीं है, ठीक है क्या? ये चीज ध्यान में रखना। तो जब दूर दूर का रिश्ता होता है, जब कोई चीज का दूर दूर का रिश्ता होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओवरहेड को हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या करेंगे? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी फर्स्ट लेवल पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी ना ओवरहेड के लिए हम लोग पूरे बिजनेस को दो भाग में बांटते हैं, दो पार्ट्स में। एक होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट,
और एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। बोले तुम्हारी कंपनी हर बार अज्यूम करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हर बार क्या अज्यूम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस इंडस्ट्री नहीं, मैन्युफैक्चरिंग। सर्विस इंडस्ट्री को भी वो मैन्युफैक्चरिंग ही गिनता है। अभी यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, ऐसा उनका थॉट प्रोसेस है ओवरहेड चैप्टर वालों का, मेरा नहीं। यहाँ पे कोई प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, सो बेसिकली क्या होता है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, एक सर्विस डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे अगर मेरी कोई कंपनी है, से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है एप्पल, एप्पल इंक, क्या बनाती हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या क्या, हाँ सीपीयू, डेस्कटॉप, और बेसिकली ये सब अलग अलग प्रोडक्ट्स है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ये अलग अलग पार्ट्स बनेंगे, यानी हर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक पार्ट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी क्या, जहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चर हो रहा है वो एक यूनिट हो गया, जहाँ पे आईपैड मैन्युफैक्चर हो रहा है वो दूसरा यूनिट हो गया, जहाँ पे लैपटॉप मैन्युफैक्चर हो रहा है वो तीसरा यूनिट हो गया। तो एक कंपनी के 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए। अब इसके ऐसे ही मल्टीपल सर्विस डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। अब सर्विस डिपार्टमेंट मतलब क्या, एक तो आपका लीगल टीम, जो आपको किस चीज से हेल्प करती है, हर बार आप कंप्लाइंट टू लॉ हो कि नहीं वो देखती है, और आपको कोई भी मुसीबत से बाहर निकालने का काम करती है, लीगल लिटिगेशन से बाहर निकालने का काम करती है लीगल टीम। एक हो गई आपकी अकाउंटिंग टीम, अकाउंटिंग से पैसा आता है क्या, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अकाउंटिंग से पैसा आता है क्या, नहीं आता है। वो अकाउंटिंग कर रहा है इसलिए उसका बिजनेस बढ़ रहा है क्या, नहीं। वो बिजनेस बढ़ रहा है इसलिए उसको अकाउंटिंग बढ़ाना पड़ रहा है, वो अदर वे राउंड चल रही है बात। लेकिन बिजनेस नहीं बढ़ता अकाउंटिंग की वजह से, अकाउंटिंग बढ़ता है बिजनेस की वजह से, राइट। तो अभी जैसे अकाउंटिंग करना जरूरी है, उसको क्यों जरूरी है, नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा कि भैया वो बिजनेस कर रहा है वो सच्ची में करने लायक है कि नहीं है। जब उसको खर्चे ही नहीं पता अपने, जब उसको अपना नफा ही नहीं पता, तो फिर वो बिजनेस करेगा कैसे। तुम सोच रहे हो तुम अच्छा पैसा कमा रहे हो क्योंकि रेवेन्यू बहुत सारा हाथ में आ रहा है, पर जब सबको पैसे बांटने की बारी है तुमको समझ में आया तुम्हारे तो जेब में खुद के जेब से भी पैसे चले गए, तो तुम ऐसा बिजनेस करना चाहोगे क्या। कब रियलाइज होगा, जब सारे पैसे चले जाएंगे, जब रियलाइज होगा। तो उससे बेटर तरीका रियलाइजेशन का क्या है, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हाथों हाथ पता चल जाएगा कि आज के तारीख में क्या पोजीशन है भैया, आज के तारीख में अपन ने पैसा बनाया कि डुबाया, हाँ या नहीं, पता चल जाता है रोज का रोज। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई बना रहा है तो वो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने आप बन के निकलते हैं। आपको ये चीज पता होगा सॉफ्टवेयर में, आप लोगों ने सॉफ्टवेयर के कुछ नाम भी सुने होंगे, एक तो सुना ही होगा टैली, एक तो सुना ही है टैली, बाकी दूसरे सुनोगे आगे जाके, बड़े होंगे थोड़े जब, और ठीक है। तो ये अकाउंटिंग करना जरूरी है, लीगल टीम रखना जरूरी है। अभी बहुत बड़ा कंपनी है हमारा एप्पल, अभी हमको एक डीलिंग के लिए एक मीटिंग रूम रखना जरूरी है, जहाँ पे हम लोग हमारे सप्लायर्स से, हमारे परचेसर वेंडर्स से, उन सब से डील करते हैं। तो उसके लिए एक मीटिंग रूम रखना है, उसके लिए वहाँ पे कुछ तुमको खाने पीने का भी रखना पड़ेगा, उनको तुमको प्रॉपरली प्रमोट करना पड़ेगा, राइट। तुमको कुछ रिक्रिएशनल एक्टिविटी भी रखना पड़ेगा, एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो, राइट। तो उसके लिए भी तुम्हारे पास कुछ स्पेस होंगी, तो वो भी एक सर्विस डिपार्टमेंट होता है। तो जनरली सर्विस डिपार्टमेंट में क्या क्या आता है, सर्विस डिपार्टमेंट में आता है तुम्हारा अकाउंटिंग टीम, लीगल टीम, ऐसे, हाँ रिक्रिएशनल, कैफेटेरिया, कैंटीन, कोई भी नाम से ये सब चीजें रही तो वो सब भी आती है, जिसका बिजनेस से एक्चुअली में कोई रिश्ता नाता नहीं है, जिसका बिजनेस से कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो सब होती है सर्विस डिपार्टमेंट। अब ये सर्विस डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, ये सिर्फ खर्चे करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट में कभी रेवेन्यू नहीं बनता, क्यों, सर्विस डिपार्टमेंट कोई प्रोडक्ट बेच रहा है क्या, नहीं। कैंटीन वाला कोई प्रोडक्ट बेच रहा है क्या, अकाउंट्स वाला कोई प्रोडक्ट बेच रहा है क्या, वो बेच नहीं रहे हैं भैया, उनको पैसे नहीं मिलते उसके अगेंस्ट में। हाँ, अरे भैया अगर मैंने मेरा खुद का कैंटीन सेटअप किया है तो मैं लोगों को लेके आके सेटअप करूंगी ना,
तो एम्प्लॉय रहेंगे वो, उनको एम्प्लॉय को सैलरी मिलेंगी, पर कैंटीन को कुछ पैसा मिल रहा है क्या? नहीं। समझ में आया? अगर बाहर वाले कैंटीन से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है तो वो मेरा सर्विस डिपार्टमेंट ही नहीं है, मेरे को तो कैंटीन वाले को थर्ड पार्टी है उसको पैसा देना है, दैट्स इट। तो फिर वो मेरा खुद का सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है। खुद का सर्विस डिपार्टमेंट मतलब इन हाउस इन बिल्ट। अगर तुमने कोई कैंटीन वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया कि हमारे यहाँ पे आके तुम काम करो, तो तुम उसको पैसा दोगे, तो वो तुम्हारा खुद का डिपार्टमेंट रहा क्या? नहीं, वो पड़ोसी का डिपार्टमेंट है जो ओन कर रहा है, अपन खाली उसको पैसा दे रहे उसके अगेंस्ट, तो वो भी अपना खर्चा ही है एनीवेज। और अगर खुद का अपना सर्विस डिपार्टमेंट है तो भी अपना खर्चा है। अभी जो कैंटीन में राशन पानी लगता है, जो सब्जियां लगती है, वो कैंटीन का खर्चा होगा, रोज का कैंटीन में खाना बनता होगा। समझो आज कैंटीन में नाश्ते में पोहा मिला, क्या क्या लगता है पोहे में? पोहा खुद, पोहा खुद सबसे पहले तो वही लगेगा, बेसिक इंग्रेडिएंट नमक, बाकी चीजें छोड़ो, पर पोहा और नमक दो चीज तो सबको पता है। मुझे यहाँ पे किसी का कुकिंग स्किल्स टेस्ट नहीं करना है, सो डोंट वरी। हाँ, जो भी कुछ लगता है दुनिया भर की चीजें लगती है, बट बेसिकली दो चीजें तो लगती ही है, विच इज पोहा और नमक। वो दो के बिना तो कुछ लाइफ में हो ही नहीं सकता। हाँ समझो, ऑयल भी नहीं लगता, हल्दी भी नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगता, पर पोहा और नमक के बिना पोहा बनेगा क्या? नहीं, जस्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो बेसिकली पोहा लाने को उनको खर्चा लगाऊंगा, 50 एम्प्लॉइज थे, 50 एम्प्लॉइज का पोहा, उनके पोर्शन का पोहा, एक एक एम्प्लॉय का पोर्शन इतना इतना काउंट किया उन्होंने, एक प्लेट। अब वो एक प्लेट कैसा भिगा हुआ, तो उसके लिए पहले सूखा पोहा लाना पड़ा होगा, उसको भिगाना पड़ा होगा, तो भिगाने का काम किसी एम्प्लॉय ने किया होगा, उसके लिए एम्प्लॉय को सैलरी दिया होगा। पोहा जो लेके आया वो पोहे का पैसा भरा होगा, वो जो नमक उसमें डाल रहे, तेल मसाले उसमें डाल रहे, उसका पैसा लगा होगा। तो ये सब खर्चे किसके हैं? कैंटीन के खुद के खर्चे हैं। पर ये कैंटीन के खर्चे के अगेंस्ट उसको कुछ पैसा मिल रहा क्या, रेवेन्यू बन रहा क्या उसका? नहीं। पर ये पैसा किसको दे, फिर ये खर्चा किस पे बांटे? मेरे को अगर देखना है कि मेरे प्रॉफिट कितना हुआ ये खर्चों के बाद, तो ये खर्चा किसका है आइडियली? किसका खर्चा है? पोहा किसने किसने खाया? 50 लोगों ने, 50 लोग बोले थे मैंने। अब 50 लोग कौन से हैं? उसमें से बोले 10 तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले लोग थे, और 40 लोग थे प्रोडक्शन वाले। अगर ऐसा है तो मैं पूरा की पूरा पोहे का खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दूं क्या? गलत बात हो जाएंगी, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वाले को देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पूरा खर्चा लिया पोहे का, मैंने उसको 40:10 के रेशो में बांटा। क्यों 4:1 के रेशो में बांटा? क्योंकि 40 लोग आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के थे, 10 लोग ही आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट के थे। तो 40 लोग का खर्चा मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया, 10 लोग का खर्चा मैंने अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दे दिया। समझ में आ रहा है अभी तक ये किस्सा कहानी? अभी अब आगे क्या होगा, मेरा कैंटीन का खर्चा खत्म, कैंटीन का खर्चा जीरो। अब मेरा सर्विस डिपार्टमेंट में कोई खर्चा नहीं है, सर्विस डिपार्टमेंट में कोई पैसा नहीं चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला परिस्थिति आना चाहिए, ठीक है क्या? वहां पे प्रॉफिट तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सेल नहीं है, तो वहां पे लॉस नहीं आना चाहिए, लॉस यानी एक्सपेंस नहीं होने चाहिए, तो एक्सपेंस अपन ने बांट दिए तो खत्म। पर अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो बचा हुआ है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का अकाउंटिंग का खुद का खर्चा 12 लाख रुपया था, पूरी अकाउंटिंग टीम को 12 लाख रुपए दे रहे थे अपन, प्लस ये पोहे के खर्चे जो बांटे वो भी आ रहे, उसकी लाइफ में आएंगे कि नहीं आएंगे? वो भी आए। अब कितना पैसा बांटोगे और किसको बांटोगे? अकाउंट्स किसके लिए करा जा रहा है? प्रोडक्शन के लिए करा जा रहा है, कितना प्रोडक्शन हुआ, और सेल्स के लिए किया जा रहा है, कितना सेल्स हुआ, राइट? किसका? फोन का भी, आईपैड का भी, लैपटॉप का भी। तो तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बांटेंगे क्या? अकाउंट डिपार्टमेंट का खर्चा। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट का कौन सा खर्चा, 12 लाख रुपए ही बांटेंगे कि सिर्फ पोहे वाला पैसा बांटेंगे, कि 12 लाख प्लस पोहा बांटेंगे? 12 लाख प्लस पोहा, पूरा मिला के जितना खर्चा था वो पूरा की पूरा बांटेंगे। समझ में आ रहा क्या? ये जो बाटा बाटी कर रहे हैं अपन, उसी को बोलते हैं अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड या अलोकेशन ऑफ ओवरहेड। समझ में आया क्या? या एब्जॉर्प्शन। यही चीज है आपकी, जो आप खर्चे आप अलोकेट कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो या अपोर्शन कर रहे हो। क्या क्या वर्ड बोली मैंने? अलोकेट, एब्जॉर्ब, अपोर्शन। सब चीजें सेम नहीं है, तीनों के तीनों अलग अलग है। अब कौन क्या होती है और कौन से लेवल पे करी जाती है, अब अपन चैप्टर शुरू करेंगे। याद रहेगा पोहे का एग्जाम्पल, बाटा बाटी करना है, ये पूरा चैप्टर इज अबाउट बाटा बाटी, किसको कितना बांटना है, किसको कितना बांटना है।
ये बेसिकली तुम समझ लो, तुम लोग एम स्क्वायर के भी पे यहाँ पे गणपति बिठाने वाले हो और तुम गणपति की वर्गनी कलेक्ट कर रहे हो, फिर तुम कैसे बांटा बांटी करोगे खर्चों का और उसके बाद बचे हुए पैसों का, वो तुमको ये चैप्टर सिखाएगा, ठीक है क्या? समझ में आई क्या? करोगे ना फिर बाटा बाटी? चलो लेट्स स्टार्ट बाटा बाटी। लिखना है। इंटरेस्टिंग है चैप्टर? इंटरेस्टिंग है अभी तक? चलो लिखो भैया। इसमें सबसे बड़ी अगर कोई कैटेगरी है तो वो है सिर्फ बाटा बाटी की, जिसमें सिर्फ बांटना है। क्या त्रास है भाई दोनों को? भैया इधर से बैठो, नंदिश इधर से बैठो। भैया बातें मत करो मेहरबानी करके, अपन पहले ही लेट आए हैं, एक लेक्चर अब्सेंट थे। हाँ एक दो जितने भी लेक्चर्स टेस्ट अब्सेंट थे। आज टेस्ट थी ना? तुम लोग की आज टेस्ट नहीं थी? आज ही ले लेते थे यार, WCM साथ में हो जाता था सबका। लिखना है। क्या रह गया क्या अभी भी? छोड़ दो स्पेस, आके लिखो। बहुत स्लो स्टार्ट किया यशवी। हो गया क्या? कहाँ? बच्चों का बाकी है अभी, रुक जाओ। हाँ तो कर लो ना, आज फ्राइडे है ना, कल से कर लो। मंडे से कर लो। हाँ मंडे से कर लो। हो गया?
ऊपर मतलब स्टेप्स कंप्लीट हो गए क्या? हाँ बस फिर रुक जाओ, स्टेप्स के बाद लिखना नहीं है, स्टेप्स हो गए तो ठीक है। क्यों, किस क्वेश्चन में? तो रेक्टिफाई करो मिस्टेक को, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ के आए थे फाउंडेशन में। हो गया क्या? स्पीड बढ़ाओ यार थोड़ी थोड़ी प्लीज। हो गया? हो गया? सबका हो गया? चलो समर्थ, देखो ओवरहेड्स यानी क्या? ओवरहेड्स ऐसे एक्सपेंस है विच आर नॉट ट्रेस्ड टू द एंड प्रोडक्ट इन इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर। मतलब कोई उसके लिए डायरेक्टली अपन ट्रेसिंग नहीं कर सकते कि भैया ये प्रोडक्ट के अगेंस्ट ये खर्चा लगा। जो ओवरहेड का खर्चा है उसको डायरेक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये आउटपुट उससे आया, क्योंकि आपने कैफेटेरिया में पोहे बना के खिलाए थे प्रोडक्शन वालों को, इसीलिए उसने 2 प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बनाए। से पिन पॉइंटेड नहीं बता सकते तुम। समझ में आया क्या? वो पिन पॉइंटेड ट्रेस कर सकते रहे तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएंगे, अगर नहीं कर सकते रहे तो वो ओवरहेड्स बन जाएंगे। अब ये किस प्रकार के होते हैं? तो बोले इनडायरेक्ट मटेरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट हो सकता है, या इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है। तीनों भी प्रकार के खर्चे, मटेरियल, एम्प्लॉय कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस which are indirect in nature, it constitutes overheads। ठीक है? अब overheads को अलग तरीके से कैसे देखा जाता है? देखो, need to be absorbed to end product। क्यों नीड है टू एब्जॉर्ब? ओवरहेड को एब्जॉर्ब करने की नीड क्या है? अगर कैंटीन का खर्चा कैंटीन में ही रहने दिया, पोहे का खर्चा बांटा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कि अपने को ये पता चल रहा क्या कि भैया सच्ची में प्रोडक्शन वाले के अगेंस्ट कितना खर्चा लगा, और प्रोडक्शन वाली टीम ने कितना पैसा बनाया, और उनके कितने खर्चे हुए, और एक यूनिट पे हम कितना नफा कमा पाए। वो सच्ची में दिखेगा क्या? और अगर ये बोल दूं मैं कि डायरेक्टली सादा पीएनएल बनाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें सारे खर्चे जाने दो, तो वो सही तरीका होगा क्या? नहीं, क्योंकि क्या है, प्रोडक्ट पे किस तरीके से बांटना है दैट डिफर्स। आप क्या करते हो, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरे खर्चे डालते हो, तो आपका क्या होता है, साल भर का पूरा खर्चा जाता है, उसमें पूरा सेल्स जाता है साल भर का। पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तुम प्रोडक्ट वाइज आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या कि भैया इंटर के फैकल्टीज को इतना खर्चा लगा था, फाउंडेशन की फैकल्टीज को इतना खर्चा लगा था? आइडेंटिफाइबल है क्या? नहीं, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये आइडेंटिफाई नहीं होता है। दूसरी चीज, अगर फुल ईयर का ड्यूरेशन नहीं है, 2 महीने में तुमने कुछ प्रोडक्शन किया है, तो उसका डेटा तुम कर सकते हो क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरली तुम 2 महीने का बनाते हो क्या? नहीं बनाते हो। अगर तुमने 2 महीने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया भी, तो तुम उसका क्लोजिंग स्टॉक किसके हिसाब से वैल्यू करोगे? पढ़ा है तुमने? इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गया तुम्हारा? AS2 नहीं हुआ? AS2 में पढ़ोगे कैसे वैल्यू करते हैं क्लोजिंग स्टॉक आपका, तो वो सिखाएगा तुमको कैसे वैल्यू करना है, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। बट सच्ची में वो स्टॉक के लिए खर्चा कितना लगा वो हमने देखा ही नहीं, तो हम किस बेसिस पे वैल्यू कर रहे हैं? हमको एक्चुअली देखना क्या चाहिए, कितना स्टॉक मेरे पास पड़ा है, उसके अगेंस्ट कितना खर्चा हुआ। ऐसे भी कुछ हो सकते हैं ना कि मैंने कुछ खर्चा किया बट वो क्लोजिंग स्टॉक वाले लोगों ने वापरा ज्यादा, तो क्लोजिंग स्टॉक में ज्यादा पड़ा है, प्रोडक्शन में कम गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो स्टॉक में जब अगली बार बेचूंगी तो मेरे को महंगा बेचना पड़ेगा, और दूसरा स्टॉक जो है मेरा वो शायद सस्ता बेचना पड़े। फॉर एग्जाम्पल,
मैं मेरे एम्प्लॉयज को ट्रिप लेके गई, रिक्रिएशनल ट्रिप, ताकि उनका माइंड थोड़ा फ्री हो जाए और फिर काम में फोकस अच्छे से कर पाए। ठीक है, अभी होता क्या है उसमें, मेरे को लग गया खर्चा 50,000 रुपए का। मैंने 50 प्रोडक्ट बनवाए उसके बाद एम्प्लॉय से, जिसमें से 30 प्रोडक्ट बिक गए, 20 प्रोडक्ट बचे। 50,000 का खर्चा लगा था, 50 प्रोडक्ट बनाए थे, एक प्रोडक्ट पे कितना, 1,000 रुपया। अभी 20 प्रोडक्ट बचे, 20 प्रोडक्ट पे हर एक पे कितना रिक्रिएशनल खर्चा पड़ा है, 1,000 रुपया पड़ा है उसमें। अब मैं अगले बैच ऑफ प्रोडक्शन में, उन्होंने 30 यूनिट्स और बनाए, वो 30 यूनिट पे खर्चा लगेगा क्या 1,000 रुपया रिक्रिएशनल का? नहीं। तो वो वाली बैच पे मेरी कमाई ज्यादा होंगी, ये वाली बैच में मेरा खर्चा ज्यादा था। तो मेरे को वो भी तो देखना जरूरी है, कौन सा वाला स्टॉक बिका, ज्यादा खर्चे वाला बिका या कम खर्चे वाला बिका, कमाई मेरी उसमें हुई कि इसमें हुई, सब चीजें देखना जरूरी होता है। समझ में आया क्या? तो हर बैच का प्रॉफिट अलग हो सकता है, और वैसा अलग प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को ये करना जरूरी होता है। समझा? समझ में आ रहा है? वाई नॉट नॉर्मल अकाउंट्स एंड वाई कॉस्टिंग अकाउंट्स फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी? समझ में आ रहा है? फर्क समझा क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के P&L स्टेटमेंट में अगर हमने सारे खर्चे डाल दिए, सारे सेल्स डाल दिए, तो भी तो प्रॉफिट आता है, बट वो प्रॉफिट इज डिफरेंट फ्रॉम यहाँ का जो प्रॉफिट है। यहाँ पे हम अलग अलग प्रोडक्ट्स पे निकाल सकते हैं, अलग अलग बैचेस पे निकाल सकते हैं, यूनिट्स पे निकाल सकते हैं। अगर समझो दिव्या एक सिंगर है, फर्ज करो दिव्या एक सिंगर है, दिव्या ने 3 गाने रिकॉर्ड किए, और मैं एक प्रोडक्शन एल्बम रिलीज करने वाली हूँ। मैं एक प्रोडक्शन हाउस हूँ जो एक एल्बम रिलीज करने वाली हूँ। मैंने दिव्या के 2 गाने परचेस किए। दिव्या को 3 गाने लिखने के लिए कहीं मनाली की ट्रिप करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? बोले नेचर के सराउंडिंग में रहूंगी, कुछ अच्छे से मेलोडियस म्यूजिक साउंड बनाऊंगी, उससे फिर रिदम बना के गाना बना पाऊंगी, इसलिए वो मैडम ने किया था। तो मनाली का ट्रिप का जो खर्चा हुआ उसको 3 गाने के लिए पड़ा, जिसमें से 2 गाने मैंने परचेस किए। तो वो मनाली का पूरा पूरा खर्चा मेरे ऊपर चार्ज करेगी क्या? नहीं। 2 गाने के जितना ही 2:3 के प्रपोर्शन में करेगी, 2:1 के प्रपोर्शन में करेगी। 2 का शेयर मेरे को जाएगा, 1 शेयर उसके स्टॉक में पड़ा रहेगा। अब वो जो 1 का स्टॉक कोई खरीदेगा उसको वो चार्ज हो जाएगा। मैंने उसको बोला और 5 गाने लिख, यहीं पे बैठ के लिख, मैं मनाली वाला खर्चा नहीं दूंगी। उसने लिखे एकदम बेकार गाने लिख दिए, बोले मेरे को नेचर के आसपास जाने ही नहीं दिए। अब बोगस गाने बन गए, क्या करना है? तो फिर मैंने बोली जाओ अब जाके वापस कहीं पे जाके ट्रिप लेके अच्छे गाने बना के लाओ। तो 5 गाने का जो खर्चा मेरे को लग गया, जो अच्छे नहीं बने थे, वो भी मेरा 9 गानों के लिए एज गुड एज कॉस्ट हो गया, एडिशनल कॉस्ट हो गया। समझ में आया क्या? अब वो जहाँ पे दूसरी ट्रिप जाके 9 गाने लिख के लाएंगी, उसके लिए मेरा वो भी खर्चा है, क्योंकि मेरे को जबरदस्ती मैंने ही यहाँ पे बिठा के लिखवाया था, तो उसको वो 5 गाने का भी पैसा मेरे को देना पड़ेगा। लिंक कर पा रहे हो क्या चीजें, कैसे खर्चे लगते हैं और कैसे ओवरहेड्स होते हैं? समझ में आ रहा है? ओवरहेड्स क्या क्या तरीके से हो सकते हैं? अब दिव्या को जो ये खर्चे लग रहे हैं, दैट आर प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड की सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड? दोज आर प्रोडक्शन ओवरहेड। उसको प्रोडक्शन के लिए करे हुए खर्चे है, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए करे हुए खर्चे। अभी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स यानी ऐसे ओवरहेड्स जो एडमिनिस्टर करने के लिए लगे जाते हैं। जनरली ये होता है कॉमन सुपरवाइजर, वॉचमैन और ये सब वाले। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस प्रकार के, आपको कुछ बेचने के लिए खर्चे करने पड़ रहे हैं, वो एडवर्टीजमेंट इज सॉर्ट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सेलिंग कमीशन देते हैं अपन, वो भी आ गया। और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, आप डिस्ट्रीब्यूटर को जो एडिशनल बेनिफिट्स देते हो कि भैया हमारा प्रोडक्ट तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में रखो, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करवाओ, ये एडिशनल बेनिफिट। आपको पता है एमआर का काम क्या होता है? एमआर क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा जाके दवाया फ्री में बांट के आते हैं। समझ में आया? सैंपल। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एमआर का खर्चा जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लिंक बैटरी अब सबकी क्लिक हो रहा है किस प्रकार के। अब अपने को क्वेश्चन में पेपर में ऐसा दिया आएगा कि ऐसा दिया आएगा, ऐसा भी नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं आएगा। वो आपको क्या बोलेंगे, कुछ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, कुछ सर्विस डिपार्टमेंट है, खर्चे बांटना है। अब बांटने के तरीके हैं, कितने तरीके हैं? प्राइमरी 3 तरीके हैं बांटने के।
कितने तरीके हैं भाइयों और बहनों? प्राइमरी 3 तरीके। 3 है क्या? प्राइमरी 3 है, जिसमें से पहले का नाम है डायरेक्ट। क्या नाम है? डायरेक्ट। अभी डायरेक्ट यानी क्या? नाम ही बोल रहा है डायरेक्ट बांटो। इसका मतलब सर्विस डिपार्टमेंट में जितना पैसा है उठा के पूरा प्रोडक्शन को बांट दो। उसमें तुम सर्विस डिपार्टमेंट का पैसा सर्विस डिपार्टमेंट को आपस में नहीं बांटते हो। एक सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं बांटते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वो पोहे वाला एग्जांपल लिया था, उसमें पोहे का खर्चा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए भी हुआ था, तो मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को नहीं बांटूंगी वो 10 का खर्चा, और 40 जो मैंने वहां पे बांटे उसकी जगह पे मैं पूरा 50 की 50 उठा के पूरा कैफेटेरिया का खर्चा उठा के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दूंगी। समझ में आया क्या मैं क्या बोली? लॉजिकली कुछ समझ में आ रहा है कि सिर के ऊपर से जा रहा है? नहीं करके पूरा पूरा प्रोडक्शन वाले को दे देना है। वैसे ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अब मेरे को एक बात बताओ, कैंटीन का भी अकाउंटिंग मेंटेन हो रहा होगा, कैंटीन में कितना खर्चा लगा क्या, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले तो वो भी कर रहे होंगे, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं टू कैंटीन डिपार्टमेंट इन इफेक्ट देखा जाए तो। ये तुमने कभी सोचा क्या? एक डायरेक्शनल है क्या वो? टू वेज है, उससे ले भी रहा है उसको दे भी रहा है, तो टू वेज काम चल रहा है। तो आप कैसे बांटेंगे? मेरे को उसको देना भी है उससे लेना भी है, कैसे बांटेंगे? पर कहाँ से? कुछ तो बेसिस रखना पड़ेगा ना। बेस अमाउंट क्या पकड़ोगे? मैं बोलूंगी 20% ऑफ मेरा एक्सपेंस, 20% ऑफ माई एक्सपेंस इज टू बी डिवाइडेड टू कैफेटेरिया, और मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट हूँ, और कैफेटेरिया वाला बोल रहा है 10% ऑफ माई एक्सपेंस इज टू बी एलोकेटेड टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो फिर कैसे बांटेंगे? रुको मैं बताती हूँ लिख के मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगा ना। 20% ऑफ अकाउंट्स एक्सपेंस allocate to cafeteria, 10% of cafeteria's expense allocated to accounts। अभी अकाउंट्स का खुद का फॉर एग्जांपल 12 लाख का खर्चा था, और कैफेटेरिया का 5 लाख का। अब बताओ तुम 5 लाख का 10% बांटोगे क्या अकाउंट्स को, और 12 लाख का 20% बांटोगे क्या? ये 12 लाख एक्चुअली अकाउंट्स का खर्चा है क्या? 12 लाख प्लस समथिंग है ना अकाउंट्स का खर्चा क्या? 12 लाख प्लस 10% ऑफ कैफेटेरिया भी है। समझ में आ रहा क्या? 12 लाख प्लस 10% ऑफ कैफेटेरिया भी है पूरा मिला के। पर अभी कैफेटेरिया का उसके लिए पैसा लगेगा, 10% ऑफ कैफेटेरिया के लिए पहले कैफेटेरिया का पैसा निकालना पड़ेगा। अभी कैफेटेरिया का पैसा कैसे आएगा? उसमें 20% ऑफ अकाउंट्स डालना पड़ेगा, तो आंकड़ा कहां से आएगा? ये सोचा क्या किसी ने? ये दिमाग लग रहा है क्या? तो सबसे पहली मेथड क्या बोलती है? दिमाग ही मत लगाओ। ये 12 लाख उठा के सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दो, ये 5 लाख उठा के सीधा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दो। डायरेक्ट एलोकेशन मेथड। क्या नाम है? डायरेक्ट। डायरेक्ट दिमाग में रखो, आगे पीछे का नाम नहीं ध्यान में रहा तो भी चलता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट है यानी सीधा सीधा उठा के प्रोडक्शन वाले को बांट देने का, दूसरे किसी को बांटना क्या? दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं। अभी उसके बाद सेकंड नंबर होता है, नाम है उसका नॉन रेसिप्रोकल अलोकेशन मेथड। रेसिप्रोकल मतलब क्या है? रेसिप्रोकल मतलब टू वेज, टू रेसिप्रोकेट समथिंग। कभी सुना है? टू रेसिप्रोकेट समथिंग, टू वे कम्युनिकेशन को रेसिप्रोकल बोलते हैं। रेसिप्रोकेटिव, तुम्हारी क्लास रेसिप्रोकेटिव है क्या? नॉट सो रेसिप्रोकेटिव। कैसे क्या? वन वे कम्युनिकेशन चलता है, मैं भाषण देती हूँ, ठीक है? अगर एक डायरेक्शनली चल रहा है, अगर एक व्यक्ति ही बोल रहा है दूसरा व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो नॉन रेसिप्रोकेटिव हो गया। समझ में आ रहा क्या? टू वे कम्युनिकेशन हो रहा क्या? नहीं, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट मीन्स नॉन रेसिप्रोकेटिव है, यानी नॉन रेसिप्रोकल है। एक का दूसरे को कोई रिश्ता नाता नहीं है, एक का दूसरे से, दूसरे का पहले से नहीं है। एक का दूसरे से है लेकिन दूसरे का पहले से नहीं है। समझ में आ रहा क्या? लॉजिक समझ में आ रहा क्या?
तो नॉन रेसिप्रोकेटिव में क्या जाएगा, या नॉन रेसिप्रोकल मेथड में क्या जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था, क्या बताया था मैंने, कैफेटेरिया का खर्चा उठा के 10 जनों का पोहे का खर्चा अकाउंट्स को दे दो। कैफेटेरिया का 10 जने का पोहे का खर्चा उठा के आपने अकाउंट्स को दे दो। 5 लाख था 50 जनों का, तो 10 जनों का कितना हो जाएगा, 1 लाख। 1 लाख ही आएगा ना, 4 लाख 40 लोगों का, 1 लाख 10 जने का, तो 1 लाख से बढ़ जाएगा मेरा खर्चा। तब मेरा अकाउंट्स का खर्चा कितना हो गया, 13 लाख। समझ में आ रहा क्या? नॉन रेसिप्रोकल मेथड में एक ही सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, पर दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं प्रोवाइड करता है। व्हाट आई मीन टू से इज, कैफेटेरिया वाला अकाउंट्स को दे रहा है सर्विस, पर अकाउंट्स वाला कैफेटेरिया को सर्विस नहीं दे रहा है। समझ में आया क्या? तो वो नॉन रेसिप्रोकेटिव हो गया। क्या हो गया? नॉन रेसिप्रोकेटिव, जिसका मीनिंग है नॉन रेसिप्रोकल मेथड। क्या नाम है उसका? ये मेथड का एक और नाम है स्टेप लेडर मेथड। स्टेप लेडर, स्टेप लेडर, सीढ़ी सीढ़ी सीढ़ी, जैसे सीढ़ी चढ़ते हो ना, तो सीढ़ी दोनों वेज नहीं है, वन वे सीढ़ी है, चढ़ना है उतरना नहीं है। ठीक है, स्टेप लेडर मेथड। क्या नाम है इसका? इसका एक और नाम है स्टेप डाउन मेथड। सिर्फ उतरना ही है, स्टेप डाउन मेथड। समझ में आ रहा क्या? क्या नाम बोल दी मैंने? स्टेप डाउन, स्टेप लेडर और नॉन रेसिप्रोकल। तीन नाम हो गए एक ही मेथड है। इसमें क्या करते हैं, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को देता है, पर दूसरा वाला पहले को नहीं देता है। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है? अब तीसरी मेथड, दोनों आपस में एक दूसरे को देते हैं सर्विसेज। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, अकाउंट्स वाला कैफेटेरिया को देता है, कैफेटेरिया वाला अकाउंट्स को देता है। दोनों जब एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हमने कैसे बाटा बाटी करना, इसका खर्चा उसको कि उसका खर्चा इसको, कि पहले किसको बाद में किसको, सब झगड़ा झगड़ी चालू हो गई। अकाउंट्स वाला बोल रहा पहले मेरे से बांटो, कैफेटेरिया वाला बोल रहा पहले मेरे से बांटो, मेरा खर्चा कम करो। समझ में आ रहा है? तो अब बोले रेसिप्रोकल वाला जो है उसके 3 हिस्से, 3 तरीके से रेसिप्रोकल मेथड को सॉल्व किया जा सकता है। रेसिप्रोकल मेथड को 3 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। फर्स्ट होता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। दूसरा बोलता है ट्रायल एंड एरर मेथड। कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो आपस में बांटने का कोई ना कोई तरीके से, और कहीं जाके तुम सेटल डाउन हो जाओगे, ऐसा बोलता है। और तीसरा बोलता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या नाम है? तो प्राइमरीली 3 नाम कौन से थे? डायरेक्ट एलोकेशन, नॉन रेसिप्रोकल, नॉन रेसिप्रोकल का दूसरा नाम, और थर्ड। अब रेसिप्रोकल के 3 पार्ट्स हैं, साइमल्टेनियस, ये जो है इन इफेक्ट टोटल 5 हो गए, पहले 2 और तीसरे वाले के 3, ऐसे 5 हो गए टोटल। 5 तरीके हैं बाटा बाटी के। टोटल कितने तरीके हो गए? 5 तरीके हो गए बाटा बाटी के। 70% of the chapter constitute these 5 methods of bata bati only. समझा क्या? 70% of your chapter is this bata bati. अगर उसमें कुछ एडिशनल भी पूछना है तो पहले बाटा बाटी तो करना जरूरी है आइदर ऑफ दिस 5 से। समझ में आ रहा है? अब जैसे मैंने बताया, क्या बताया भैया, 20% इसका इसको देना है, इसका इसको देना है 10%। अब कैसे बांटेंगे? तो इसका इक्वेशन बनेगा। बोले तुम्हारे पास पैसा कितना है? 12 लाख रुपया है खुद का। कितना पैसा है तुम्हारे पास? 12 लाख रुपया खुद का है। 12 लाख खुद का है क्या? नहीं, 12 लाख के अलावा क्या है?
किसका है 12 लाख, अकाउंट्स का है, तो अकाउंट्स का कितना हो जाएगा 12 लाख प्लस कैफेटेरिया वाला 10% बांटेगा तो 0.1 ऑफ कैफेटेरिया भी जाएगा, इतना टोटल आपका जाएगा, इतना हो गया आपका, ये पूरा मिला के आपका क्या हो गया, अकाउंट्स का हो गया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का खर्चा। समझा क्या बोल रही हूँ मैं? अकाउंट्स डिपार्टमेंट का खर्चा कितना हुआ, बोले 12 लाख खुद का था प्लस अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कैफेटेरिया वाले से लेना पड़ेगा, कैफेटेरिया कितना दे रहा है 10% खुद का, 10% ऑफ 5 लाख नहीं है, 5 लाख की जगह पे कैफेटेरिया का कितना है अपने को पता नहीं है अभी, क्योंकि कैफेटेरिया का कितना है उसमें अकाउंट्स का भी तो हिस्सा है, तो 5 लाख है क्या, नहीं 5 के ऊपर ही कुछ है। समझ में आ रहा क्या यहाँ पे लॉजिक, कितना है पता नहीं पर उसका 10% मेरा हिस्सा हो गया। अब वैसे ही कैफेटेरिया का कितना, तो बोले 5 लाख खुद का प्लस 20% ऑफ अकाउंट्स बिकम्स कैफेटेरिया का। समझ में आया? फिर इसको सॉल्व किया जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब या तो ये c की वैल्यू जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो या तो यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दोनों में से कुछ करके उसको सॉल्व करने का, ये सॉल्व होगा बाय साइमल्टेनियस। अब इसके अलावा इसके दो तरीके हैं कैसे सॉल्व करते हैं ये वाले पार्ट को, विच इज ट्रायल एंड एरर और रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन। अभी ट्रायल एंड एरर और रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक तरीका ही चलता है, बस उसमें नाम मात्र का फर्क है। अभी ट्रायल एंड एरर बोलता है, हम सर्विस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं ना अभी बाटा बाटी की, तो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट को देखो। रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम सब में एक साथ बांटो। क्या बोलता है? सब में एक साथ बांटो। बांटना किस तरीके से है, तो पहले बेसिस समझना जरूरी है। तो बेसिस समझने के लिए आपको ये समझना है कि आपने स्टेप्स जो लिखी है ना उसमें देखो क्या लिखा है, पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसे खर्चे जो सीधे सीधे कोई तरीके से कोई बेसिस से आप बांट सकते हो, जैसे कि रेंट का एक्सपेंस है, मेरी पूरी एम स्क्वायर को रेंट लग रहा है 2 लाख रुपया पर मंथ फॉर एग्जाम्पल, तो इंटर की बैच को कितना, तो बोले इंटर की बैच कितनी जगह वापर रही है, कितनी जगह खा रही है आउट ऑफ 2 लाख रुपए की टोटल जगह, तो मैं एरिया इन स्क्वायर फीट के बेसिस पे रेंट को बांट सकती हूँ। तो एरिया इन स्क्वायर फीट जो है वो क्या हो गया, रेंट को बांटने का बेसिस हो गया। क्या हो गया? रेंट को बांटने का तरीका हो गया, बेसिस हो गया। रेंट के पैसे कैसे बांटेंगे, जिसको जितनी एरिया मिली उस हिसाब से। अगर मीका को कम जगह लग रही है तो मीका का खर्चा कम रहेगा, अगर दिव्या को ज्यादा जगह लग रही है तो दिव्या का खर्चा ज्यादा रहेगा। हाँ या नहीं? सही बात है, हाँ या नहीं? समझ में आ रहा है? अब वैसे ही रेंट के अलावा और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। अब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कैसे बांटोगे, हर जगह पे कितने लाइट पॉइंट्स है, यानी प्लग पॉइंट्स कितने हैं, कितने लाइट के सोर्सेस है, उसको बोलते हैं लाइट पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? लाइट पॉइंट्स। अब यहाँ पे कितने लाइट पॉइंट्स है उतना खर्चा इसको जाना चाहिए, रूम को, ये रूम को उतना ही खर्चा जाना चाहिए। टोटल दिए हुए रहते हैं, अपने को इतना दिमाग लगाने का काम नहीं है उसमें, वो उतना उसमें अपने को नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा क्या? अभी वैसे ही अपने को बांटना किसके, सर्विस इंडस्ट्री के बांटना है क्या? नहीं, मैंने क्या बोला, वो अज्यूम क्या करते हैं अपन, मैन्युफैक्चरिंग है तो प्रोडक्शन हो रहा होगा, प्रोडक्शन के लिए वापर रहे होंगे बड़ी बड़ी मशीन। अब मशीन को लगता है पावर और मशीन को लगता है फ्यूल। अब मशीन जितने ज्यादा पावर की, जितनी ज्यादा कैपेसिटी की मशीन, कैपेसिटी मतलब क्या, आपने बॉयज को बताऊंगा, गर्ल्स को आई डोंट नो। हाँ, अभी जैसे तुम लोग बाइक्स खरीदते हो तो कितने सीसी की बाइक है उस पर ही डिपेंडेंट होता है, बोल रहे थे ना बेचने के लिए, राइट? तो गर्ल्स को पता ही नहीं, पता आई डोंट नो, सीसी रहता है, सीसी इंजन रहता है, यानी इंजन कितने कैपेसिटी का है। वैसे ही आप अगर आपके घर पे जाके अप्लायंसेस भी चेक करोगे, गर्ल्स के पास, चलो एक एग्जांपल गर्ल्स के लिए भी है, ड्रायर होगा आप लोगों के पास, कहीं सबके पास कहीं ना कहीं, हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर कितने पावर का है देखना, उसमें लिखा हुआ रहता है 750 वॉट, 1000 वॉट, उससे ज्यादा नहीं होगा, 2000 वॉट का जनरली नहीं होता है, ठीक है? तो 750,000, तो वो उसका जो वॉट जो है वो क्या दिया है, वो उसकी कैपेसिटी है कि वो मशीन कितना तेज चल सकती है, कितनी स्ट्रांग है वो मशीन। जितनी मशीन ज्यादा स्ट्रांग, जितने ज्यादा कैपेसिटी की मशीन, वो उतना तेजी से इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल खींचती है। समझ में आया? अपन जब मिक्सी चलाते हैं, गर्ल्स को ये चीज पता होंगी, मिक्सर भी
पावर से आता है, उसमें भी पावर रहता है लिखा हुआ, ठीक है, उसमें भी वॉट लिखा हुआ रहता है कितने वॉट का। और बॉयज को सीसी इंजन से समझ में आएगा। तो जिसका ज्यादा सीसी इंजन रहता है उसका पेट्रोल ज्यादा लगता है, जिसका कम सीसी इंजन है उसको पेट्रोल कम लगता है। तो बेसिकली ये क्या रहता है, पावर जो रहता है ना वो डिटरमाइन करता है कि तुमको कितना फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। क्या डिटरमाइन करता है, तुमको कितना इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल लगेगा। तो अगर कहीं पे लिखा है कि फ्यूल एक्सपेंस या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो किस बेसिस पे बांट सकते हैं, मशीन का पावर और मशीन कितना टाइम चली, मशीन आवर्स। सिर्फ पावर से हो जाएगा क्या, पावर कितना खिंच रही पर कितने घंटे चली उस पर भी तो डिपेंडेंट है ना, कितने घंटे काम हुआ वो मशीन पे, वो भी तो जरूरी है उतना ही। तो कंपोजिट यूनिट बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, कंपोजिट यूनिट। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा है इसलिए कंपोजिट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो वहां पे क्या है, अपन बेसिस में दो बेसिस एक साथ में लेंगे। क्या लेंगे, मशीन का हॉर्स पावर, मशीन का हॉर्स पावर में काउंट होता है, मशीन का पावर जो रहता है वो हॉर्स पावर में, एचपी बोलते हैं जिसको, हॉर्स पावर में मशीन काउंट होती है। तो हॉर्स पावर और दूसरा कितने घंटे मशीन चली, तो मशीन आवर्स, मशीन आवर्स और हॉर्स पावर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे ताकि हम हर एक प्रोडक्शन का खर्चा निकाल पाए। समझ में आ रहा है क्या, यहाँ तक के समझ में आ रहा है क्या। इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक और चीज हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स दिए हो सकते हैं आपको हर पर्टिकुलर प्रोडक्शन के, कि इसके मीटर में इसके इतने यूनिट्स थे, उसके मीटर में उसके इतने यूनिट्स थे, तो इतने यूनिट्स की खपत हुई और एक यूनिट का रेट इतना है, तो कितने यूनिट की कितनी बिजली लगी, बेसिकली कितना बिजली का खर्चा आया। बहुत सिंपल है वो तो, आया नहीं। और क्या हो सकता है जो बाटा बाटी डायरेक्टली हो सकती है, इंश्योरेंस। अगर बिल्डिंग का इंश्योरेंस है तो किस पे रहेगा, बिल्डिंग का इंश्योरेंस प्रीमियम काय पे रहता है। इंश्योरेंस प्रीमियम कभी निकाला है या कभी देखा है निकालते हुए अपने पेरेंट्स को, कभी असिस्ट किया है, कभी देखा है कुछ लाइफ में। बॉयज, व्हीकल इंश्योरेंस कभी लाइफ में करा नहीं क्या तुम लोगों ने खुद से, किस बेसिस पे रहता, अगर तुम्हारी व्हीकल नवी रही तो इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा लगता है कि कम लगता है, कम लगता है भैया, पुरानी है तो ज्यादा लगता है क्योंकि ज्यादा चांसेस है। बोले तुमने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया है तो क्या करोगे लगा ही मेरे को क्वेश्चन क्यों नहीं आया है ये, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस। रिसर्च करके आना कर क्या होता है थर्ड पार्टी। अब बड़े हो गए अपन, अपनी अपन व्हीकल वापरते हैं तो अपनी व्हीकल का इंश्योरेंस अपने को समझ में आने को ना, अपना थोड़ा बैंकिंग सिस्टम अपने को समझ में आने को ना, ठीक है, ये जरूरी है। अभी जैसे इंश्योरेंस की बात हो रही है तो इंश्योरेंस में बिल्डिंग का अगर इंश्योरेंस है तो बिल्डिंग की वैल्यू पे डिटरमाइन होता है, ये प्रीमाइसेस का कितना वैल्यू है। अगर मेरी 3 बिल्डिंग है, आजू बाजू में 3 बिल्डिंग है और तीनों प्रोडक्शन की बिल्डिंग है समझो, या एक सर्विस की है 2 प्रोडक्शन की है, ठीक है। अब तीनों को इंश्योरेंस लिया मैंने तीनों का, अब तीनों का इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, अब वो इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा है मेरे को वो बांटना है, तो मेरे पास टोटल खर्चा है, इंश्योरेंस लगा मेरे को 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया किसका, 3 बिल्डिंग का मिला के। अब मैं हर एक बिल्डिंग को कैसे बांटू, तो बोले जो बिल्डिंग का कॉस्ट या बुक वैल्यू ज्यादा वो बिल्डिंग को ज्यादा बटेगा, यानी उसका बेसिस क्या बन गया, बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बुक वैल्यू नहीं दी है वैल्यू दी है तो वैल्यू लेना, बुक वैल्यू दी है तो बुक वैल्यू लेना। अभी मशीन का रहा तो वैसे ही, मशीन का रहा तो किस बेसिस पे इंश्योरेंस काउंट करोगे, बुक वैल्यू ऑफ मशीन। मशीन कितने की खरीदी थी, बुक वैल्यू ऑफ मशीन या ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। अगर बुक वैल्यू नहीं दी है, अगर ओरिजिनल कॉस्ट नहीं दी है तो बुक वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन लगता है, और अगर आपको डेप्रिसिएशन दिया है तो डेप्रिसिएशन के बेसिस पे भी बांट सकते हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे लगेगा, किसको ज्यादा डेप्रिसिएशन, जिसकी वैल्यू ज्यादा थी, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसको डेप्रिसिएशन ज्यादा। तो सीधा सीधा बात है, अगर बुक वैल्यू नहीं दी है तो डेप्रिसिएशन के बेसिस पे भी बांट सकते हो। समझा क्या, समझ में आ रहा है क्या, क्लियर, क्लिक हो रहा है, क्लियर है सबको। अभी मशीन पे तुमको कुछ एडिशनल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करने पड़े, उसको कैसे बांटोगे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर खर्चों को कैसे बांटोगे, वो पर्टिकुलर मशीन पे ही रहेंगे, राइट।
तो उसको बांटना नहीं है, पर उसको प्राइमरी अलोकेशन के पहले प्री डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? प्री डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब आपके यहाँ पे कैफेटेरिया में एक अवन है और अवन को रिपेयर करना पड़ा, तो उसका रिपेयर का खर्चा कैफेटेरिया को पूरा चार्ज कर दो। पहले कैफेटेरिया में वो रिपेयर का खर्चा पूरा डाल दो। तो खर्चे आपको कैसे दिए होंगे? पूरे सब मिला के टोटल में। तो वो टोटल खर्चे में से पहले देखो क्लियरली, किसी को डायरेक्टली बांट सकते क्या? जैसे रिपेयर किसका हुआ था? अवन का हुआ था। अवन कहाँ पे लग रहा? प्रोडक्शन को अवन लग रहा है क्या कभी जिंदगी में? देखा क्या किसी ने प्रोडक्शन को अवन लग रहा है? लगता है बहुत सारे बिजनेसेस में लगता है, लेकिन अपने में लग रहा क्या? तो फिर अपने में नहीं लग रहा है तो अपना कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया में अवन को लग रहा है तो कैफेटेरिया को डालो। समझा क्या? बेसिस समझ में आ रहा है कि क्या क्या हो सकता है? तो प्राइमरी अलोकेशन जो बोला है, प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन जो बोला है, उसमें तुमको बेसिस पे बांटना है। क्लियर है? ये स्टेप 1 में तुमको क्या करना है? बेसिस आइडेंटिफाई करना है और बेसिस पे तुमको खर्चों को बांटना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है तुमको? जो बेसिस पे खर्चे बांटे उसके बाद टोटल खर्चे आ गए होंगे कि तुम्हारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 का इतना खर्चा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का इतना है, सर्विस डिपार्टमेंट 1 का इतना है, सर्विस डिपार्टमेंट 2 का इतना है। अब सेकंड में क्या करना है? जितने सर्विस डिपार्टमेंट है, जैसे अपना सर्विस डिपार्टमेंट 1 और सर्विस डिपार्टमेंट 2, दो सर्विस डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट्स और एक कैफेटेरिया, उसके खर्चे अब उठा के इनको बांटना है प्रोडक्शन वालों को। सर्विस डिपार्टमेंट के जो टोटल बेसिस पे बांटने के बाद स्टेप 1 के बाद जितनी टोटल आई, जितने खर्चे है उनके अकाउंट में, उनके इसमें, वो उठा के तुमको प्राइमरी वालों को या तुमको बेसिकली प्रोडक्शन वालों को बांटना है। ठीक है? अब उसको कैसे बांटना है? तो ये अपन ने 5 मेथड अब भी नाम पढ़े। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन रेसिप्रोकल रीडिस्ट्रीब्यूशन, रेसिप्रोकल रीडिस्ट्रीब्यूशन। रेसिप्रोकल में साइमल्टेनियस इक्वेशन, ट्रायल एंड एरर एंड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? अभी ये 5 तरीके, इसमें से कोई तरीके से बांटना पड़ेगा। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन को समझना कहां से? स्टेप 2 से। स्टेप 1 इज वेरी इजी। स्टेप 1 इज कुछ भी नहीं, आपके खर्चों को प्रोपोर्शनेट करना है। क्या करना है? खर्चों को प्रोपोर्शनेट करना है। ठीक है? समझ में आ रहा है? अभी कौन से खर्चे को किस बेसिस पे प्रोपोर्शनेट करना है वो थोड़ा सा लिख लो। ये खर्चा रहा तो ये बेसिस पे प्रोपोर्शनेट होता है, वो खर्चा रहा तो वो बेसिस पे प्रोपोर्शनेट होता है। जैसे प्राइमरी ओवरहेड रहा, हाउ कम दिस इज ब्लैंक? हाउ कम दिस कैन बी ब्लैंक? क्या त्रास है लाइफ में इसको? अरे वाह, डिक्टेट करती हूँ, लिखो। डिक्टेट करती हूँ, लिखो। गायब हो गया हो। चलो उसको भी गायब गायब खेलना है अभी। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स, हेडिंग क्या दोगे? प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिस। ट्राई करके देख लेते हैं। ओ हाँ, पर वो मेरे को तो ब्लैक व्हाइट दिख रहा था उल्टा। अब भैया ने ब्लैक ही रखा है, वो इंक मेरे को नहीं पता था। लिख लो। लिख लो, लिख लो।
कहाँ तक पहुंचे?